हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है साइंस पार्क यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर एक और सैम्पल पेपर लेकर आ गए हैं 2018 सेट सी। ये क्वेश्चन पेपर से आपको क्या सीखने को मिलेगा? देखिए, आप इस क्वेश्चन पेपर जो भी हम सीरीज चला रखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, उससे आप स्मार्टली बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप इसमें जो है क्लास 10वीं का जो है हमारा साइंस का पेपर है, सॉल्यूशंस है। ये जो 2018 का सेट सी है, इसके लिए आप इसमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन कर रखी है, कंप्लीट है, स्टेप बाय स्टेप है। और इसमें जो है बिल्कुल एक्यूरेट जो आपको बोर्ड में एग्ज़ाम में आंसर देने हैं, वैसे ही एक्यूरेट आंसर आपको यहाँ प्रैक्टिस करनी मिलेगी। प्रॉपर डायग्राम्स मिलेंगे आपको, न्यूमेरिकल्स हैं और यहाँ इजी एक्सप्लेनेशंस मिलेगी। और जो यहाँ क्वेश्चंस हैं सभी जो है इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं और मार्किंग स्पीक बेस्ड सॉल्यूशंस हैं, यानी कैसी मार्किंग है उसके हिसाब से यहाँ पर सॉल्यूशन दी गई है। और सभी बोर्ड एग्ज़ाम्स के जो भी पूरे इंडिया के जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम होने हैं उन सब के लिए ये यूज़फुल है। और आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं, प्री बोर्ड एग्ज़ाम हैं जनवरी में या फरवरी में, और जो 2026 मार्च एग्ज़ाम हैं उसके लिए परफेक्ट हैं ये। रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप इन्हीं सैम्पल पेपर से, क्वेश्चन पेपर से रिवीजन कर सकते हैं। और इनको इसमें जो है सिलेबस है सारा, ये बायोलॉजी भी है, फिज़िक्स भी है, केमिस्ट्री, मतलब कि क्वेश्चन पेपर पूरा इसमें फुल क्वेश्चन पेपर इसमें फुल सिलेबस इन्वॉल्व है। तो आप इस अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए इस सैम्पल पेपर से तैयारी कीजिए। देखते हैं, आज हम सॉल्व करते हैं 2018 का सेट सी। तो ये देखिए, पहला हमारा वैसे ही भौतिक विज्ञान का फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। वह व्यक्ति जो विभिन्न रंगों की पहचान करने में असमर्थ हो तो वह किस रोग से ग्रसित होता है? अब देखिए, रंगों की पहचान नहीं कर पाता, जब तो हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता तो उस रोग को क्या बोल देते हैं? रंगांधता, कलर ब्लाइंडनेस बोल देते हैं, मतलब रंगों का अंधा, रंग दिखाई नहीं देते। उसके जो रेटिना में जो उसकी शंकु कोशिकाएं हैं वो सेंसिटिव नहीं होती, वो कम होती हैं उसके अंदर। तो ये मोतियाबिंद और रंगांधता, तो इसका आंसर है रंगांधता, राइट आंसर है बी ऑप्शन। अगला है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्ताप प्रतीत होने का कारण प्रकाश की कौन सी किरणों का ज़्यादा प्रकीर्णन होना है? तो इसका जो आंसर है वो नीला रंग है। ये पिछले सैम्पल पेपर में भी आया था। तो कौन सा रंग जो ज़्यादा हो जाता है प्रकीर्णन, नीले रंग का समझाया था, क्योंकि नीले रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है। जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, और लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य है वो ज़्यादा होती है तो इसका प्रकीर्णन कम होता है। तो इसका जो है सबसे ज़्यादा जिसका प्रकीर्णन होता है वो आ गया हमारा नीला रंग। तो इसका आंसर है नीला रंग, बी ऑप्शन, नीला रंग। अगला क्वेश्चन है, किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी किस किस पे? देखिए, ये फार्मूला है इसका, R इजकल टू रो L अपॉन A। रो प्रतिरोधकता है, L तार की लंबाई है, A है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और R प्रतिरोध है। तो ये देखो, चालक की लंबाई ए ऑप्शन, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति, ये उपरोक्त सभी पर। तो जो प्रतिरोध है किसी भी चालक का वो इन तीनों पर डिपेंड करता है, यानी डी ऑप्शन आएगी, उपरोक्त सभी पर। किसी प्लेट को ऊंचाई से गिराने पर, हम किसी प्लेट को ऊंचाई से गिरा रहे हैं, डैश का अधिकांश भाग फर्श से टकराते समय ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो देख लिए, जब हम किसी चीज़ को गिराते हैं तो ऊपर से तो स्थितिज ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा जब नीचे आती है तो वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। जब वो फर्श से टकराएगी तो वो गति में होती है। तो फर्श में टकराने के बाद वो क्या है, गतिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। तो इसमें दोनों ऑप्शन आएंगी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही आएंगी किसी प्लेट को ऊंचाई से गिराने पर, यानी स्थितिज ऊर्जा भी और गतिज ऊर्जा भी दोनों होंगी इसका आंसर। तो सी ऑप्शन ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए,
तरंग ऊर्जा क्या होती है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है और एक 7वां पर्यावरण वाला भी हमारे उसमें नहीं है। छठा क्वेश्चन देखिए, किसी न्यूमेरिकल है, किसी 6 ओम के प्रतिरोधक से, यानी हमारा आर है 6 ओम है, से 125 जूल ऊष्मा प्रति सेकंड। देखिए अगर हम ऊष्मा लेंगे तो 125 जूल है, अगर ऊष्मा प्रति सेकंड की बात करें, जूल प्रति सेकंड की बात करें, तो ये हमारी पावर हो जाएगी पी। और फिर हमें क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। तो इसको हम ऐसे 2 तरीके दे रखे हैं इसके निकालने के। एक पहला तरीका तो ये है, आर हमारा 6 ओम था, पी हो जाएगी वो 125 जूल प्रति सेकंड हो जाएगी। तो वी निकालना है, तो वी का यहाँ पी ये फार्मूला लगाएंगे जिसमें वी होगा पी इजिकल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर, वी स्क्वेयर इजिकल टू पी इंटू आर। वी का जो है ये स्क्वेयर है, ये हट जाएगा और ये अंडर रूट हो जाएगा, पी गुना आर 125 गुना 6, तो ये इसका आंसर 27.39 वोल्ट आ जाएगा। अगर इसका दूसरा तरीका अपनाना चाहिए, अगर हम एच जो हमारी ऊष्मा है उसको हम 125 जूल ले और आर हमारा 6 ओम है, टी यहाँ ए प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड है, 1 सेकंड हो जाएगा। वी निकालना है तो इसके लिए हमें उसका सूत्र लेना पड़ेगा, आई इज इक्वल टू अंडर रूट एच अपॉन आर मल्टीप्लाई टी। तो एच हमारा 125 है, आर हमारा 6 है, गुना 1 है 125। इसको जब हमने डिवाइड किया अच्छे से तो हमारा ये इतना आया, और जब इसका अंडर रूट सोल्व किया तो हमारा 4.5 एम्पीयर आया। ओम के नियम के अनुसार जो हमारा वी इज इक्वल टू आई आर होता है, और वी निकालना है, आई हमारा 4.5 हुआ है और आर हमारा 6 है, तो ये लगभग 27 वोल्ट के आसपास आया है। तो यहाँ पर 27.39 था, ये 27। तो ये 2 ऑप्शन हैं, दोनों से हम कोई भी ठीक लगी उसी से हम निकाल सकते हैं सॉल्यूशंस। अगला देखिए, लेंस की क्षमता क्या होती है। ये पिछले सेट में यूँ का यूँ क्वेश्चन था, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। देखिए पीछे आया था। तो जो लेंस की क्षमता होती है, भाई उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, वो जो किरणों को जो है अब अभिसरित या अपसरित कर, उत्तल लेंस तो किरणों को अभिसरित कर देता है, अभिसरित माने एक बिंदु पर उसको इकट्ठा कर देता है, और जो अवतल लेंस होता है वो अपसरण किरणों को फैला देता है। तो इनकी वो कितनी किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करते हैं, कितनी किरणों को फैलाते हैं, उसकी उस क्षमता को उसको बोलते हैं लेंस की क्षमता। इसे हम पी से लिखते हैं, और इसका फार्मूला हो जाएगा पी बराबर 1/f। एफ क्या है, या फोकस दूरी है। फोकस दूरी हम मीटर में लेते हैं, तब वो एक डायप्टर होगी। तो एक डायप्टर की यहाँ, और लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है एक डायप्टर होता है। एक डायप्टर की डेफिनेशन है कि भाई एक डायप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। तो एक डायप्टर इज इक्वल टू 1/1 मीटर। तो ये हमारा लेंस की क्षमता का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग आता ही है ये भी। और अगला है, ये दोबारा से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन हमारा। कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर है, उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति और भाई साइज था प्रकृति को रेखा चित्र के द्वारा दर्शाइए। ये दोबारा देखिए, सबसे पहले हमने क्या नोट किया था कि जो हमारा बीम का रखा है क्वेश्चन में, अवतल दर्पण ध्यान में रखना है। अवतल दर्पण है कहाँ रखा है, ये 2 चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है। अवतल दर्पण के सामने सी पर स्थित है, वक्रता केंद्र पर स्थित है सी पर। तो इसके लिए सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ड्रॉ करने के बाद फिर हम मुख्य अक्ष को ड्रॉ कर लेंगे, बीच वाली रेखा है और PFC जिस पे है अंकित कर रखे हैं। तो ये P ध्रुव हो गया हमारा, F मुख्य फोकस हो गया, C हमारा वक्रता त्रिज्या हो गई। तो ये जो P से C तक की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो F जो है बीच में 1.5 सेंटीमीटर है, यानी हमें ये अच्छे से स्केल से माप के लेनी है। फिर देखिए सी पर हमने वस्तु रखी है, बिंब रखी है, बिंब है रखा है। तो इससे एक रेखा जो है सीधी हमारी दर्पण से टकराई, टकराने के बाद परावर्तन हुआ, और परावर्तन होकर ये रेखा जो है एफ में से गुजर गई, और एक रेखा जो पहले से मुख्य फोकस में से गुजरी और बाद में दर्पण से टकराई, और टकराने से वापस फिर उसके मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। और देखो जहाँ भी ये दोनों रेखाएं काट रही हैं वहाँ हमारा प्रतिबिंब बन गया है। प्रतिबिंब देखिए मुख्य अक्ष के नीचे बना हुआ है, और ये उल्टा और वास्तविक हो गया। और साइज़ देखिए, जितना साइज़ हमारा वस्तु का है, ए बी वस्तु है और ये A', B' जो हमारा है प्रतिबिंब, इन दोनों का साइज़ बराबर है। 1 सेंटीमीटर के लगभग ही हमने ये जो लिया था बिंब लिया था, और इतना ही हमारा
प्रतिबिंब बन गया है, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति हमने देख लिया कि सी पर ही प्रतिबिंब बन रहा है, जहाँ बिंब रखा था वहीं पर उल्टा मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। तो इसकी स्थिति क्या हो गई, प्रतिबिंब के मतलब सी पर हो गई स्थिति। प्रकृति वास्तविक और उल्टा है, क्योंकि उसके मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। साइज अभी देख लिया था हमने, बिंब के साइज के समान है। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ये हमारा जनित्र अब हमारे सिलेबस में नहीं है। अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल रिपीट है, सेम वही है। किसी छड़ चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को आरेखित कीजिए। ये देखिए हमने कल वाले में भी किया था कि हम दो तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आरेखित कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि हम छड़ चुंबक को एक ड्राइंग शीट पे रख लेंगे और लोहा चूर्ण ले लेंगे और उसके ऊपर हम और जो छड़ चुंबक रखा उसके बाउंड्री बना लेंगे पेंसिल से, और ऊपर से हम क्या कर देंगे, लोहा चूर्ण बिखरा देंगे उसके ऊपर। फिर उसको ड्राइंग शीट को ऐसे ऐसे थपथपाएंगे। थपथपाने के बाद देखेंगे कि जो लोहा चूर्ण है इसने अपने आप को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के पैटर्न में व्यवस्थित कर लिया है। देखिए दिखा रखा है बिल्कुल कितना अच्छे से डायग्राम है। एक तो ये है जब लोहा चूर्ण से ये रेखाएं बन जाती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। इसमें देखिए ये सिरों पर जो सिरे होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है इनके, यहाँ पर जो हम बिल्कुल पास पास होती हैं, और जो बीच में है ये दूर दूर हो जाती हैं। यानी जो चुंबक की शक्ति जो होती है वो सिरों पर ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी गहरी गहरी हो जाती हैं। और इसमें देखिए हम दूसरे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, दिक्सूचक सुई की सहायता से भी हम ये प्राप्त कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखिए उत्तरी ध्रुव पर रखेंगे हम अपने चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। उत्तरी ध्रुव पर रखने के उसकी जो सुई है वो उत्तर की तरफ दिशा करती हुई आगे की ओर गमन करती जाएगी। तो हम जैसे जैसे उसकी उत्तरी सुई की जो उत्तर दिशा गमन कर रही है वैसे वैसे हम लेके जाएंगे, और ऐसे आते आते हम दक्षिण ध्रुव पे आ जाएंगे। तो ये हमें चुंबकीय क्षेत्र रेखा प्राप्त हो गया। ऐसे हम कई ऊपर भी और नीचे भी चुंबकीय क्षेत्र खींच सकते हैं। ये देखो ऐसा डायग्राम आ जाएगा एन और एस। और ये ध्यान रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं हमेशा एन से निकलती हैं। ये इसमें जो तीर के निशान दिखा रखे हैं, तीर के निशान गलत होते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमें हमेशा ये दिखाना है कि उत्तरी ध्रुव से तो निकल रही है और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो रही हैं। और ये देखना है, ये भी ध्यान रखना है, ये चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, काटती नहीं है। ये भी ध्यान रखना है, काटे ना एक दूसरे को। ये देखिए सिरों पर, यहाँ पर देखिए यहाँ भी बिल्कुल पास पास हैं, क्योंकि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा, चुंबकीय जो है सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होता है। देखो बीच में बड़ी बड़ी दूर दूर हो जाती हैं, इसका मतलब बीच में जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र इतना प्रबल नहीं होता, चुंबकीय प्रभाव जो होता है इसका। ये ऐसे हम दो क्षेत्र रेखाएं प्राप्त कर सकते हैं, लोह चूर्ण से भी और दिक्सूचक सुई से भी। अगला क्वेश्चन परिनालिका का था अपना। परिनालिका का बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। परिनालिका क्या होती है, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली की। देखिए बीच में ये जो फेरे बना रखी हैं परिनालिका बना रखी हैं, और इसको परिनालिका बोलते हैं। इसके चारों ओर जब परिनालिका बना लेते हैं और इसमें विद्युत धारा गुजारते हैं तो ये एक चुंबक की तरह काम करता है, और इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बन जाती हैं। और कैसी चुंबकीय क्षेत्र रेखा बनी थी, जैसे कि एक छड़ चुंबक के चारों ओर बनती है वैसे ही बनी थी, जैसे भी अभी हम करके आए हैं। ये देखो ऐसा, ये ऐसी बनी हुई हैं। यहाँ परिनालिका के चारों तरफ भी ऐसा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बन गई हैं। तो ये बिल्कुल छड़ चुंबक की तरह काम करती है परिनालिका। इसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव देखिए एन है और ये इधर एस है, और इसमें जो है इस परिनालिका के जो भीतर हैं यहाँ देखिए जहाँ ये कुंडली बना रखी हैं बिल्कुल सीधी सीधी हैं और समानांतर हैं ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये समांतर हैं, और ये बता कि परिनालिका के जो भीतर होता है हर एक बिंदु पर जो है चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। समान हमें कैसे पता चल रहा है समान है, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बिल्कुल सीधी समानांतर पर है, इसलिए पता चल रहा है कि ये समान है। और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, इसका उपयोग यहाँ बीच में अगर हम परिनालिका के बीच में अगर नरम लोहे की छड़ रख लेते हैं और इसमें विद्युत धारा गुजार देते हैं तो वो नरम लोहे की छड़ जो है विद्युत चुंबक बन जाता है। तो परिनालिका का इसका उपयोग हम विद्युत चुंबक बनाने में भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब हमारा जो है रसायन विज्ञान स्टार्ट हो गया है, भौतिक विज्ञान कंप्लीट हो गया है। तो इसका 10वां क्वेश्चन जो दे रखा है वो है 2 AgBr
सिल्वर ब्रोमाइड है, उसमें सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और ब्रोमीन अलग अलग जो टूट गए हैं सिल्वर ब्रोमाइड, यानी ये वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया में क्या मतलब है, एक अभिकारक है तो दो उत्पाद बने हुए हैं, इसलिए ये वियोजन अभिक्रिया है। और इसका उपयोग पूछने कहाँ होता है, वेल्डिंग में, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, दीवारों को सफेदी करने में, संक्षारण को रोकने के लिए इसका उपयोग करते हैं श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। तो अच्छे से ध्यान रखना है, बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए सोडियम यौगिक का उपयोग होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ये सारे सोडियम दे रखे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, ये हमारा बेकिंग सोडा है ना, मीठा सोडा है, बेकिंग सोडा है। और Na2SO4 ये हमारा सोडियम सल्फेट है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये Na2CO3 10H2 ये हमारा धामन सोडा है। तो इस Na2CO3 10H2 का हम इस्तेमाल करते हैं जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए। तो ये हमें अच्छे से याद करना है, क्योंकि सब में सोडियम है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो ये धामन सोडे का फार्मूला हमें याद रखना चाहिए। धामन सोडे से ही हम जल की स्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस तत्व में कुल 3 कोश हैं? 3 कोश यानी KLM, पहले में 2, दूसरे में 8। और संयोजकता कोश कौन सा होगा, लास्ट वाला M हो गया, उसमें 4 हो गए। तो पहले में 2, दूसरे में 8, लास्ट वाले में 4, 14 हो गए। 14 किसकी परमाणु संख्या होती है? 14 होती है सिलिकॉन की, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलन का रंग क्यों बदल जाता है? इसके लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और हमारे प्रैक्टिकल में भी है। तो देखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन डालते हैं तो क्या होता है, कॉपर सल्फेट का जो है विलन का रंग नीला होता है। जब उसमें हम लोहे की कील डाल देते हैं तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जो लोहा है वो अधिक अभिक्रियाशील धातु है कॉपर से, तो वो लोहा कॉपर सल्फेट के विलन से कॉपर को विस्थापित कर देगा, और इससे उसका जो नीला रंग है वो गायब हो जाता है, और वो जो विलन का है वो रंग बदलकर थोड़ा हल्का हरा सा हो जाता है। और ये देखिए अभिक्रिया लिखेंगे Fe+CuSO4। Fe हमारा क्या है, आयरन है, लोहा है, और कॉपर सल्फेट क्या है, विलन है, नीले रंग का है। या FeSO4 बन गया, तब यहाँ हल्का हरा रंग का हो जाएगा +Cu। ये विस्थापन अभिक्रिया होने के कारण उसका रंग बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? एक उदाहरण दीजिए। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया पूछ रखी है, और इसका उदाहरण है, ये देखिए, पहले तो हमें उदासीकरण करनी है। वे अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर क्या है, पानी, लवण और पानी बनाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं उसको। ये हमारा जो है इसका एग्जाम्पल है। HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। NaOH हमारा अक्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। फिर ये NaCl हमारा लवण बन गया, सोडियम क्लोराइड प्लस पानी। तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। तो ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन था। अब निम्न में से जो दे रखे हैं धातुओं, उपधातु की पहचान करनी, कौन सी धातु है, कौन सी उपधातु है? ये सोडियम देखिए, सोडियम Na, सिलिकॉन Si, जर्मेनियम Ge, लिथियम Li। तो ये देखिए, ये जो सोडियम और हमारा जो लिथियम है ये धातु हैं, सिलिकॉन और जो जर्मेनियम है ये उपधातु हैं। यहाँ देखो लिख दिया गया है। तो ये आज हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आगे देखिए, निम्न को परिभाषित कीजिए, खनिज को और गैंग को। खनिज क्या होता है, पहले भी आया हुआ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर में आने वाले। पृथ्वी की भूपट्टी में जो है प्राकृतिक रूप से जो तत्व या यौगिक पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ठीक है। और गैंग क्या होते हैं? इन अयस्कों में अगर अशुद्धियाँ होती हैं, जो ये अयस्क होते हैं, तो उनमें मिट्टी, रेत जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं, उन अशुद्धियों को बोलते हैं गैंग। अब देखिए, अगला है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखना है। रसायन अभिक्रिया लिखनी है, यानी हमें आयरन की भाप के साथ, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, पीछे आ चुका है। इसमें देखिए, आयरन और पानी भाप के साथ है, तो हम पानी को G के यहाँ ब्रैकेट में G इसकी अवस्था दिखाएंगे। भाई कौन सी अवस्था में है, यहाँ पर G है, तो यानी कि गैसीय स्टेट में है, यानी कि भाप के रूप में है। तो आयरन जो है भाप से जब अभिक्रिया करता है तो Fe3O4 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये हमें अच्छे से याद करनी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
कैल्शियम का भी रिपीट हुआ है। कैल्शियम पानी के साथ जो करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें निकल रही है, तो ये हमें अच्छे से कर लेनी है। जो बेंजीन का सूत्र लिखिए और इसकी संरचना चित्रित कीजिए। ये हमने ये देखिए, बेंजीन का C6H6 होता है। ये बेंजीन रिंग षटकोण वाली हमने रिंग बना दी है। 6 कॉर्नर है, 6 कॉर्नर पे जो हमारा C हो गया, तो उससे 6 C हो गए। और इन्हीं के साथ देखिए हाइड्रोजन एक एक लगा हुआ है, क्योंकि जो बॉन्ड बने हुए हैं ईन है हमारे 3, इसमें डबल द्विआबंध होते हैं अंदर। देखिए ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो इसके जो कार्बन की जो 4 आबंध हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। 2 तो अंदर ये हो गए, 3 4, तो एक एक हाइड्रोजन के साथ लगेगी, तो ये हमारा C6H6 हो जाएगा। और ये इसका संरचनात्मक सूत्र है बेंजीन का, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए 2 नंबर में था ये बेंजीन वाला। अभी हमारे जो बड़ा क्वेश्चन चल रहा है, ये 16वां जो क्वेश्चन था ये हमारा 4 नंबर का था। अब जो 17वां क्वेश्चन है ये हमारा 6 नंबर का है। 2 नंबर में तो हमारा बेंजीन का सूत्र हो गया। 2 नंबर में हमारा कठोर और मृदु जल में अंतर हो जाएगा, और 2 नंबर में एथेनॉल वाला हो जाएगा। तो हम कठोर और मृदु जल में अंतर देखते हैं। कठोर जल मृदु जल क्या है? कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण अधिक होते हैं, और जो हमारा मृदु जल सॉफ्ट वाटर होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण बहुत ही कम होते हैं। और कठोर जल में अगर ये लवण है तो ये क्या करते हैं, साबुन के साथ जो लवणों के कारण लवण जो हैं झाग नहीं बनाने देते साबुन को, झाग नहीं बना पाता साबुन के साथ। मृदु जल है, इसमें लवण कम है तो ये आसानी से झाग बना देता है साबुन के साथ। और कठोर जल में झाग नहीं बनते, क्या बनता है, अवक्षेप बन जाते हैं और जो वस्तु पर जमा हो जाते हैं। और ये जो है कोई अवक्षेप नहीं बनाता मृदु जल। तो कठोर जल में साबुन की मात्रा ज़्यादा लगती है और मृदु जल में कम साबुन में ही काम चल जाता है। अगला देखिए, एथेनॉल कैसे और क्यों विकृत किया जाता है। देखिए एथेनॉल अल्कोहल होता है, और जो लोग हैं वो शराब, अल्कोहल शराब ही होती है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं। तो उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए भी सभी सारी इथेनॉल को ना पी जाए इंसान। इसमें मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिला देते हैं। देखो आपने सुना होगा कि भाई बहुत से जो हैं, कई बार अखबार में भी न्यूज़पेपर में भी आता है कि लोग जहरीली शराब पीकर मर गए, या वो उनको दिखाई देना बंद हो गया, तो वो मेथेनॉल ही होता है। तो उसमें मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिला देते हैं। अगर मेथेनॉल वाली अल्कोहल को पी लेते हैं तो उससे मृत्यु हो जाती है और अंधे भी हो जाते हैं। मेथेनॉल मिलाने से, क्योंकि ये जहरीला पदार्थ है, तो वो जो एथेनॉल है पीने योग्य नहीं रहता। और अब हमने किस में मेथेनॉल मिला दिया है, जहरीला पदार्थ मिला दिया, तो इसकी पहचान करने के लिए अल्कोहल में एक नीले रंग का पदार्थ मिला देते हैं, जिससे उसका रंग नीला हो जाता है। और फिर उसको ही हम विकृत अल्कोहल कहते हैं, जिसमें हमने मेथेनॉल मिला दिया है और रंजक मिला दिया है पहचान करने के लिए, उसको हम बोलते हैं विकृत अल्कोहल। भाई इस विकृत अल्कोहल को कोई पिए ना, इसलिए इसका रंग बदला जाता है। ये था हमारा विकृत अल्कोहल। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अथवा में आ गया हमारा 17वां। या तो आपको ये 3 ऑप्शन करनी है, बेंजीन वाला, कठोर मृदु जल वाला और एथेनॉल वाला, या फिर आपको अथवा में ये करने हैं, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। यानी जो हाइड्रोकार्बन है या उसके यौगिक हैं ईंधन के रूप में इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर। क्यों होते हैं? क्योंकि इनका कैलोरी मान अधिक है, उसमें मान अधिक होता है इनका। ये ऊर्जा जो है ज़्यादा ऊर्जा देते हैं, और ये आसानी से जल भी जाते हैं, इनका दहन आसानी से हो जाता है, और ये प्रदूषण भी कम फैलाते हैं, और इनका जो भंडारण है, परिवहन है, आसानी से हो जाता है, और ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध, ख़त्म होने की ज़्यादा वो दिक्कत नहीं रहती, इसलिए इनका उपयोग ज़्यादा करते हैं। एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्यों कहते हैं? अब देखिए एथेनोइक अम्ल का जो गलनांक होता है 290 केल्विन होता है। इसलिए जब वो ठंडी जलवायु आती है, ठंडा मौसम आता है, तो ठंड के समय में, शीत के दिनों में ये क्या है, जम जाता है। जैसे घी जम जाता है ना,
ठंड में, वैसे ही ये जो एथेनॉइक अम्ल भी जम जाता है। जम जाता है इसलिए इसको हम बोलेंगे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। ग्लेशियर होता है शब्द, उससे ग्लेशियल सा लिया गया है, तो इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल बोलते हैं, क्योंकि ये ठंड में जम जाता है इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक अम्ल बोलते हैं। ये देखिए सिर का रासायनिक रूप से क्या है, सिर का विनेगर बोलते हैं। ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, एसिड नेचर होता है, इसका अम्लीय प्रकृति होती है, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल सिर का जो होता है एसिटिक अम्ल होता है, आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि ये एसिटिक अम्ल है। एथेनॉइक अम्ल होता है सिर का रासायनिक रूप से कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। एथेनॉइक अम्ल होता है जो ऊपर लिखा भी हुआ है एथेनॉइक अम्ल, सिर का एसिटिक अम्ल होता है। आगे देखिए सिर का तो फॉर्मिक अम्ल होता है, हाँ फॉर्मिक, एथेनॉइक नहीं फॉर्मिक अम्ल होता है। नहीं भाई सिरके में तो एसिटिक अम्ल, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सिर का एसिटिक अम्ल ही होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से किस में CFCs का उपयोग किया जाता है। CFCs होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। रेफ्रिजरेटर में, अग्निशमन में, ए और बी दोनों में होता है, दोनों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं, तो दोनों आ जाएंगे। सी ऑप्शन है, ए और बी। 9वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वाहक द्वारा पर परागण संपन्न होता है। पर परागण वायु द्वारा भी होता है, जल द्वारा भी होता है, प्राणी, ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ये डी ऑप्शन है सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करती है, यानी हार्मोन भी और एंजाइम भी। तो आंसर देखिए, अवटू सिर्फ हार्मोन कर रहा है, आदिवृक्क भी, प्रावटू भी। एक अग्नाशय ग्रंथि ऐसी है जो हार्मोन है इंसुलिन स्रावित करता है, और एंजाइम जो है ट्रिप्सिन वगैरह, लाइपेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम पाचक एंजाइम का स्रावन करता है, तो अग्नाशय आंसर आ जाएगा। जिब्रेलिन के कार्य देखिए, तने और पौधों की लंबाई की बढ़ाने में सहायता करता है। फिर है कौन सी परत है, ओजोन परत है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो ये तो टिप्स पे क्वेश्चन हो जाने चाहिए बच्चों के। ऋतुस्राव क्यों होता है, अब देखिए अगर अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता है, यानी जब अंडा बनता है अंडाशय में, और तो अंड कोशिका 1 दिन तक जीवित रहती है। अंडा बनने के बाद जो है 1 दिन तक जीवित रहेगा। अंडाशय हर एक महीने एक अंडे को छोड़ता है, यानी 2 अंडाशय होते हैं, दोनों में से एक अंडा निकलता है जो है, और वो 1 दिन तक जीवित रहेगा। निषेचित, अगर 1 दिन के अंदर उसको शुक्राणु प्राप्त हो जाता है तो वो निषेचित हो जाता है। अब निषेचित अंडे की प्राप्ति के लिए जो गर्भाशय है वो तैयारी करता है हर महीने, उसको पहले से तैयारी करनी होती है, क्या पता निषेचन हो जाए। तैयारी के लिए क्या, उसकी जो भित्ति होती है अंडाशय गर्भाशय की, वो मांसल हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है। मांसल स्पॉन्जी होगी तभी वहाँ पर गर्भ धारण होएगा। और ये जो भित्ति जो मांसल स्पॉन्जी हो जाती है, इससे उसको निषेचित अंडे को पोषण भी इसी से मिलता है। अगर निषेचन नहीं होगा तो क्या होता है, ये इस परत की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो निषेचित अंडे को बना नहीं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये परत जो है धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से बाहर आ जाती है रुधिर और म्यूकस के रूप में, और ये चक्कर जो है महीने में एक बार होता है, तो इसे ही ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। और इसकी अवधि जो है 2 से 8 दिन तक होती है, तो ये इसलिए है ऋतुस्राव क्यों होता है। ये क्वेश्चन 2 तरह से बन सकता है, अगर अंड का निषेचन नहीं होता तो क्या होगा, तो इस तरह से बन जाता है ऋतुस्राव क्यों होता है, और 2 तरह से ये क्वेश्चन बन जाएगा। हाइड्रा में मुकुलन का वर्णन कीजिए। देखिए हाइड्रा भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग, हाइड्रा जो है सिलेंड्रेट में आता है ये, इसमें कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो पुनर्जनन की क्षमता होती है, यानी एक बार अगर वो कट फट जाती है, टूट फूट जाती है, तो दोबारा से उत्पन्न हो जाती है। तो उस कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं हाइड्रा जैसे प्राणी।
हाइड्राकिन कोशिकाओं में नियमित जो है विभाजन होता रहता है। देखो नियमित विभाजन होगा तो ये एक यहाँ मुकुल बन जाता है, उभार बन जाता है, इसमें बार बार विभाजन होता है और विभाजन होने से देखो ये मुकुल बन गया है और बाद में देखो पूरा ही हाइड्रा बन गया है और ये विकसित होने के बाद यहाँ से अलग हो जाता है और एक नए हाइड्रा के रूप में जो है नया जीव बन जाता है, अलग रह के रहता है, अलग होकर नया जीव स्वतंत्र जीव बन जाएगा। ये देखो ये लिख रखा है, पूर्ण विकसित हो जाएगा और इससे जनक से अलग हो जाएगा और स्वतंत्र जीव बन जाएगा। ठीक है, ये होगा हमारा मुकुलन। ईस्ट में भी होता है मुकुलन, यहाँ हाइड्रा का पूछा हुआ है तो हमने हाइड्रा का ये एग्जाम्पल, ये डायग्राम बनाना है और ये हमें लिख देना है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर मस्तिष्क के कार्य क्या है। ये भी रिपीट बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मस्तिष्क के कार्य, अगर मस्तिष्क क्या होता है, ये सोचने वाला भाग होता है, जो हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में अलग अलग तरह के विचार चलते रहते हैं, वो सब अगर मस्तिष्क में होते हैं। और यहाँ पर अगर मस्तिष्क में बहुत से ग्राही हमने पीछे आया था, ग्राही क्या होती, त्वचा होती है, आँख नाक कान होती हैं, सारी ग्राही होती हैं। इनसे सूचनाएं प्राप्त करने के लिए इस अगर मस्तिष्क में बहुत से क्षेत्र होते हैं, जगह होती है यहाँ सुनने के लिए, सूंघने के लिए, देखने के लिए, पेट भरने के लिए अलग अलग विशिष्ट क्षेत्र होते हैं। और यहाँ साहचर्य क्षेत्र भी होते हैं, जहाँ पर संवेदी सूचनाओं और अन्य ग्राही से प्राप्त, यानी कि हमें संवेदी सूचनाएं मिल गई और जो ग्राही है हमारे, इनसे भी सूचनाएं मिल गई, प्राप्त हो गई। और जो मस्तिष्क में हैं पहले से एकत्रित सूचनाएं, 3 तरह की सूचनाएं होगी यहाँ पर। इनका विश्लेषण करेंगे, भाई कैसी है, क्या है, उसका अर्थ निकालेंगे, भाई कैसी सूचना है, कहाँ पहुँचाना है, क्या करना है। फिर उस हिसाब से एक निर्णय लेते हैं कि भाई इसकी अनुक्रिया किस तरह से होगी और उस अनुक्रिया को फिर उसको प्रेरक तक कैसे पहुँचाएँ, प्रेरक क्षेत्र तक कैसे पहुँचाएँ और वहाँ तक प्रेरक तंत्रिका कोशिका लेके जाएँ, जो हमारी टांग की ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करती हैं। जैसे एग्जाम्पल है ये, उस तक कैसे पहुँचाएंगे, जो हमारी टांग की ऐच्छिक पेशियाँ हैं, ऐच्छिक पेशियाँ हो गए प्रेरक क्षेत्र, तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए ये जो मस्तिष्क, अगर मस्तिष्क इसमें विश्लेषण चलता रहता है, अर्थ निकालते रहते हैं, कैसे भाई वहाँ तक कैसे सूचनाएं पहुँचाई जाए। तो ये हमारे अगर मस्तिष्क के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लगभग आया ही है, तो आपको ये भी अच्छे से याद करना है। मेंडल ने जो है मटर के पौधे पर बहुत से प्रयोग किए थे, तो उनमें से तभी उसको पता चला था कि जो ये लक्षण हैं ये स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। और उसने मेंडल ने मटर के 2 विकल्पी जोड़ों का संकरण कराया था। प्रभावी के लिए तो उसने एक ही लक्षण लिया था, लेकिन जो है स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, इसके लिए 2 विकल्पी जोड़े लिए थे। कौन कौन से 2 विकल्पी लिए थे, ध्यान से करना है। गोल और हरा, एक विकल्पी जोड़ा तो ये हो गया गोल और हरा। दूसरा विकल्पी जोड़ा हो गया झुर्रीदार और पीले बीज। इनका संकरण करवाया तो F1 संतति में सारे हमारे गोल और पीले बीज आ गए थे। कैसे आ गए थे, गोल और पीले बीज। तो इसका मतलब गोल प्रभावी लक्षण हो गया, F1 में इसने अपना प्रदर्शन किया। पीला भी प्रभावी लक्षण हो गया क्योंकि ये F1 में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया है। फिर है F1 संतति के बीच इन्होंने स्वपरागण कराया। स्वपरागण कराने पर क्या हुआ, F2 संतति में जो है कुछ नए संयोजन देखने को मिले थे। कुछ पौधे तो गोल पीले थे, जो F1 संतति में आए थे गोल पीले, वो आ गए थे। कुछ पौधे झुर्रीदार और पीले थे, ये जो हमारे जनक थे झुर्रीदार और पीले उस जैसे आ गए थे, शुरू वाले जो जनक थे। और कुछ पौधे जो थे गोल और हरे आ गए थे, ये भी जनक जैसे थे। ये गोल पीले F1 जैसे संतति जैसे हो गए, झुर्रीदार और ये हमारे पीले, और गोल और हरे ये हमारे जो F1 संतति जिससे आए थे उसके जनक हो गए। और फिर कुछ पौधे झुर्रीदार हरे थे, झुर्रीदार और हरे ये नया संयोजन है भाई। झुर्रीदार और हरे ना ही F1 में था ना ही जनक में थे हमारे, तो यह नया संयोजन देखने को मिला है, झुर्रीदार और हरा। तो F2PD में नए संयोजन देखने को मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि गोल और जो झुर्रीदार लक्षण है और पीला और हरा लक्षण है,
ये स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, यानी एक दूसरे पर इनका कोई असर नहीं पड़ता। इसे देखने के लिए हम ये देखिए क्रॉस करते हैं। हमने जो जनक लिया है गोल व हरे बीज ले लिया। गोल के लिए डबल आर कैपिटल आर लेंगे और इसके लिए स्मॉल लेटर लेंगे। हरे के स्मॉल वाई लेंगे। झुर्रीदार व पीले बीज, झुर्रीदार के लिए अगर अब गोल के लिए हमने कैपिटल आर लिए हैं तो झुर्रीदार के लिए हमने स्मॉल आर लिए हैं। हरे के लिए हमने स्मॉल वाई लिया है तो पीले के लिए कैपिटल वाई लिया है। तो अब युग्मक कौन से बनेंगे हम इसमें? युग्मक देखो, युग्मक बनाने भी मैंने सिखाए हैं इधर कैसे युग्मक बनाते हैं। देखिए आर आर ले लेते हैं। आर दो हमारे पास लक्षण है। एक आर मतलब बड़ा आर हो गया, एक छोटा आर, इनको ऐसे रख लेंगे। फिर एक बड़े आर को बड़े वाई और छोटे वाई से क्या है वो करवा देंगे। दो बड़े आर को उससे करवा देंगे, दोनों छोटे वाई से, छोटे आर को बड़े वाई से करवा देंगे। देखो हमारा क्या आ गया, ये आर वाई आर वाई आर वाई और आर वाई। ये देखिए ये आर बड़ा वाई, आर बड़ा वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। F1 संतति में देखिए फिर इनका जो है युग्मक बन गए थे, इनका निषेचन हुआ। ये देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये चारों ऐसे ही कम्बिनेशन बन गए हैं। तो सारे कैसे आ गए? आर से, कैपिटल आर से राउंड गोल और कैपिटल वाई से क्या पीले बन गए। तो चारों जो हैं संयोजन एक जैसे हैं। तो यहाँ पर सभी गोल पीले आ गए जितने भी थे। अब इन गोल पीलों का F1 संतति का जो है हमने स्वपरागण करवाया। स्वपरागण करवाने पर देखिए आर आर, ये हमारे जनक हो गए गोल पीले बीज, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई। अब इनके युग्मक बनाने देखिए, वैसे ही युग्मक बनाए हमने। तो आर आर देखिए यहाँ भी आर आर सेम लिया था और यहाँ पर थोड़ा ये अलग हो गया कि इसमें बड़ा वाई भी साथ में है और छोटा वाई भी है, इसलिए हमने यहाँ दोनों के साथ बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा वाई छोटा। यहाँ पर जो थे एक बार तो दोनों छोटे वाई थे और नीचे थोड़े दोनों बड़े वाई, क्योंकि इनके साथ ऐसा ही था। ये देखिए तो इसमें देखिए अलग अलग है तो हमें अलग अलग से इसका गैमेट बनाएंगे। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई गैमेट बन गया, कैपिटल आर स्मॉल वाई बन गया, स्मॉल आर कैपिटल वाई बन गया, स्मॉल आर और स्मॉल वाई बन गया। अब इसका फिर वैसे ही पन्नट स्क्वायर बना के हम ऐसे इसके ये कर लेंगे। तो ये हमारा जो है इसमें जो है ये इनका आपस में करेंगे तो बिल्कुल आसान है। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये कैपिटल दोनों कैपिटल आर हो गए, दोनों कैपिटल वाई हो गए, तो गोल पीले आ गए। ऐसे ही फिर ये हम नीचे आते जाएंगे करते जाएंगे। ये ध्यान रखना है आर को हमेशा साथ रखना, वाई को कैपिटल को पहले लिखना है हमेशा और स्मॉल लेटर को बाद में लिखना है। ये देखिए यहाँ पर जो है ये स्मॉल आर और कैपिटल वाई था, तो यहाँ देखिए जब आर कैपिटल आर और कैपिटल वाई के साथ किया गया तो कैपिटल आर बड़ा पहला है, पहले लिखना है और स्मॉल वाई आर जो है बाद में लिखना है। यहाँ भी ऐसे ही किया गया है। ये सब जगह देखिए कैपिटल पहले है और स्मॉल बाद में है, इसका ध्यान रखना है। और ये समझाए गए हैं कि जिनकी जो रेशो आ गई है 9 गोल पीले आए हैं, 3 गोल हरे आ गए हैं और 3 हमारे झुर्रीदार पीले आ गए हैं और 1 झुर्रीदार हरे आ गए हैं। तो ये जो है ये 10 नहीं है, ये 1 है, क्योंकि ये हमारा जो है सिंबल लगा रखे हैं। यहाँ देखिए 9 टिक वाले जो यहाँ पर है वो सारे गोल पीले हैं। 1 2 3 4 और ये 5, ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8, ये फिर नीचे है ये 9 हो गए। तो हमारे गोल पीले 9 हो गए। ठीक है, फिर गोल हरे देख लीजिए। गोल हरे पहले लाइन में तो सारे गोल पीले हैं। ये एक गोल हरा जो हमने स्टार बना रखा है, ये फिर दूसरा स्टार है गोल हरा, फिर तीसरा स्टार और देखिए ये गोल हरा, क्योंकि आर गोल वाई दोनों स्मॉल है इसलिए हरा बनेगा। अब अगला करैक्टर देखिए झुर्रीदार पीले भी 3, ये प्लस वाला साइन मिलेगा इसमें। प्लस वाला देखिए कहाँ मिलेगा हमें, एक तो ये रहा +1 यानी पहला ये है झुर्रीदार पीला, दूसरा इसी के साथ है झुर्रीदार पीला +2 हो गए, फिर तीसरा इसी के नीचे है, ये 3 हो गए हमारे
कोने में ये तीनों जो हैं ये हमारे झुर्रीदार क्या है, झुर्रीदार पीले हैं। और ये लास्ट में जो है सब स्मॉल लेटर में है, तो ये झुर्रीदार, ये एक, ये इसका सिंबल 0 है, तो ये एक ही है झुर्रीदार हरे। तो यहाँ इसको 10 नहीं समझना है, ये एक है और ये इसका सिंबल है। इनकी रेशो है 9:3:3:1। तो ऐसे हम इनको समझा सकते हैं कि भाई जो दोनों लक्षण हैं वो अलग अलग ही जा रहे हैं। ना राउंड का येलो पे असर पड़ रहा है, ना झुर्रीदार का उस पर पड़ रहा है, किसी का किसी पे असर नहीं पड़ रहा है। आराम से ये स्वतंत्र रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा? हाँ, ये तो हो गए हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये चित्र देख लेते हैं मानव पाचन तंत्र का। ये देखो, मुख गुहा है, यहाँ पर जिह्वा है, लाला ग्रंथियाँ नीचे दे रखी हैं, और ये ग्रसिका हो गई। ग्रसिका से फिर आमाशय में आ रहा है, भोजन आमाशय में आता है। आमाशय से होता हुआ फिर छोटी आंत में, छोटी आंत बीच में दिखा रखी, देखो छोटी आंत है, ये देखो फिर क्षुद्रांत्र है। छोटी आंत या भोजन का पाचन पूरा होता है और अवशोषण भी होता है। ये बाहर जो दिखा रखी बड़ी आंत है वृद्धांत्र है, ये वाली चारों तरफ, छोटी आंत के चारों तरफ, तीनों तरफ जो दिखा रखी है वो क्या है, हमारी छोटी आंत है। और नीचे देखिए बड़ी आंत जो है मलाशय में है, और मलाशय से गुदाद्वार मलद्वार बाहर है। यहाँ इधर जो है छोटी आंत बड़ी आंत के पास जो है एक परिशिशिका भी है। और हमारी जो ग्रंथियाँ हैं, लाला ग्रंथियाँ होती हैं, यकृत है, सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है यकृत है। अग्नाशय ग्रंथि है, तो यकृत में जो है पित्ताशय होता है। इस पित्ताशय में जो है पित्त का भंडारण होता है। और यहाँ पर पित्त नली होती है जो कि अग्नाशय की ग्रंथि के साथ एक दोनों मिलकर एक नलिका बनाती हैं। उभय मार्ग बोलेंगे जिसको, वो बनाती हैं। ये अग्नाशय है। और अमाशय में, ये अमाशय, इसमें जठर ग्रंथि होती हैं। 3 तरह का रस निकलता है उसमें, HCl, पेप्सिन और श्लेष्मा। पेप्सिन तो प्रोटीन को पचाएगा, HCl है माध्यम को अम्लीय बनाएगा और भोजन में कोई जीवाणु वगैरह होगा उसको भी नष्ट कर देगा। और श्लेष्मा क्या करता है, अमाशय के आंतरिक भित्ति को HCl से सुरक्षा देता है। तो ये देखिए बिल्कुल है, इजी है, ये डायग्राम अच्छे से कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा, वसा का पाचन कैसे होता है। हमें पता है जो वसा है वो, इसका जो पाचन है मुख्य रूप से छोटी आंत में होगा, क्षुद्रांत्र में होता है। और यहाँ जो है यकृत से जो पित्त रस निकलता है वो वसा पर काम करता है। पित्त लवण जो होते हैं, हमें पता है वसा की जो गोलिकाएं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, उस पर एंजाइम अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। अगर एंजाइम को अच्छे से काम करवाना है तो उन बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ना पड़ेगा। और उनको छोटी गोलिकाओं में तोड़ने के लिए पित्त लवण हेल्प करता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं इमल्सीकरण। इमल्सीकरण क्या अगर आ जाता है तो बड़ी गोलिकाओं को, वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में पित्त लवण की सहायता छोटी गोलिकाओं में तोड़ना इमल्सीकरण कहलाता है। अब इमल्सीकृत वसा पे कौन काम करेगा, अगर नशा से ग्लाइकोजेन एंजाइम स्रावित होता है जो कि वसा पर काम करता है और वसा का पाचन करता है। और यहाँ पर एंजाइम जो है शुद्धांत्र में जो एंजाइम है वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। तो ये हमारा वसा का पाचन आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका। अब ये 27वां क्वेश्चन था, या तो आप मानव पाचन तंत्र और वसा वाला करोगे या फिर एक अथवा में और क्वेश्चन दे रखे है वाष्पोत्सर्जन क्या है ये करोगे। वाष्पोत्सर्जन क्या है, ये किस प्रकार होता है, इसकी क्या भूमिका है। वाष्पोत्सर्जन बहुत ही मतलब 6ठी 7वीं क्लास से आता है ये क्वेश्चन। पादपों के वायवीय भागों व पत्तियों से पानी का वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यानी पौधे से पानी निकलना, और किस रूप में निकलना, भाप के रूप में निकलना। वो पत्ती से रंध्र द्वारा निकलता है और दूसरे भागों से भी निकलता है। तो ये जो है वाष्पोत्सर्जन होता कैसे है, तो क्या करते हैं, पहला पॉइंट होता है जल का अवशोषण है। यानी पौधे की जो जड़ें होती हैं मिट्टी से पानी और खनिज लवण को अवशोषित कर लेती हैं। पहला स्टेप ये होता है वाष्पोत्सर्जन में। दूसरा स्टेप क्या होता है, जो पानी और खनिज लवण कहाँ आ गए हैं, जड़ में आ गए हैं। अब जड़ से ऊपर कौन लेके जाता है, जड़ से पानी को और खनिज लवण को जाइलम लेके जाता है, सभी भागों तक पहुँचा देगा इनको। फिर अगला काम क्या है, वाष्पीकरण। अब पानी पहुँच गया है, खनिज लवण सब जगह पहुँच गए हैं, तो पौधे में से
पत्ती में से, और वहाँ से पानी भाप के रूप में पानी बाहर निकलता है, तो वो वाष्पीकरण हो जाएगा। अगला क्या है, चूषण का निर्माण। जब ये बाहर पानी निकलता है जल के अणु के रूप में, वाष्प के रूप में जब बाहर पानी निकलता है, एक चूषण उत्पन्न होता है। वो चूषण क्या करता है, जाइलम में लगातार खिंचाव व दबाव बनाता है, और उस खिंचाव दबाव के कारण जो पानी है वो नीचे से ऊपर खिंच पाता है। इसलिए ये जो है वाष्पोत्सर्जन जरूरी है। भूमिका का क्या है, इसकी मतलब कार्य क्या है, ये जो है इस वाष्पोत्सर्जन के कारण ही पौधों में जड़ों द्वारा जल और खनिज लवण है वो ऊपर की ओर उनका अवशोषण होता है, वो ऊपर की ओर जाते हैं और सभी भागों में पहुंचते हैं। और दूसरा क्या, ये ताप को नियंत्रित करने में भी सहायक है, ताप को नियंत्रित करते हैं ये जो है। तो ये आज का हमारा जो है कंप्लीट हो गया है सेक्शन। जो हमारा सेट सी था 2018 का सेट सी चल रहा है हमारा, ये कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्प किसी भी तरह से हेल्प करती है आप ये, तो आप चैनल को है लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, और आप जो है पूरी वीडियो देखना एंड तक, और बिना स्किप किए इसको पूरा अच्छे से सुनना, तभी आप एग्ज़ाम में जो है बेटर स्कोर ले पाओगे, अच्छा कॉन्फिडेंस बनेगा तुम्हारा, अच्छे से लिख पाओगे एग्ज़ाम में, आप भूलोगे नहीं, फटाफट स्कोर बेटर बनेगा आपका एग्ज़ाम के अंदर। तो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मेरी वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन पर आप जो है टर्न ऑन कर देना अपना नोटिफिकेशन। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप अपनी क्या है उसको बेल आइकन को दबा देना। और भाई अगर आपको मेरे चैनल से और सॉल्व क्वेश्चन पेपर चाहिए हैं, रिवीजन चाहिए हैं, तो आपको ये जो है बेल आइकन दबाना ही पड़ेगा नोटिफिकेशन के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।